हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फिर हम हाजिर हैं फ्रेंड्स आपकी सेवा में चर्चा करने के लिए आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो भी आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हम डेली के डोज 29 मई के नाम से आज लेके आए हैं और रोज़ डेली के डोज के नाम से हम लेकर आते हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को, जो सभी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में काफ़ी वाइटल रोल प्ले करेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे। तो हम बढ़ते हैं आज के प्रश्नों के सिलसिला की ओर। चलते हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 95% वोट हासिल करके ये बहुत बड़ा, एक तरह से आप देखो तो ये लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसे आप बोल सकते हो कि 95% वोटिंग के साथ बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है सीरिया, दूसरा ऑप्शन है इराक, तीसरा ऑप्शन है ईरान और चौथा ऑप्शन है अफ़गानिस्तान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो सही आंसर है वो है सीरिया। सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में बशर अल असद ने शपथ ग्रहण की है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होते हैं, ये इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। आपके वनडे एग्जाम से भी पूछे जाएंगे और आपके पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि 95% मतों के साथ बशर अल असद ने एक ज़बरदस्त जीत हासिल की है और वे चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम बात सीरिया की कर रहे हैं, तो सीरिया एक कंट्री है तो हम बात करें कि सीरिया की राजधानी कहाँ है। तो सीरिया की राजधानी मैं आपको बता दूं, आप सबको पता भी होगा कि सीरिया की राजधानी दमिश्क है, जिसे दमिश्क के नाम से हिंदी में हम बुलाते हैं। और वहाँ पे बशर अल असद ने चौथी बार एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ चौथी बार इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। तो ये जो सीरिया एक देश है, ये हमेशा युद्ध से ग्रसित देश रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा आए दिन अखबारों और न्यूज़ चैनल्स में कि सीरिया में हमेशा एक सिविल वार की स्थिति बनी रहती है और राष्ट्रपति बशर अल असद के इस तरह की जीत के पीछे जो पश्चिमी देश हैं वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और वो इसे बोल रहे हैं कि नाइदर फ्री नॉर फेयर, मतलब ये चुनाव में ज़रूर कोई ना कोई धांधली हुई है, ये एक साफ नतीजा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें अब ज़्यादा पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में यहाँ पे नहीं जाना है। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार आपको ये याद रखना है कि सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार जिन्होंने जीत हासिल की है उनका नाम है बशर अल असद। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको इनका नाम याद रखना है। ये अक्सर पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में भी और पीसीएस एग्जाम्स में भी। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेहत एक पोर्टल है जो हेल्थ से रिलेटेड एक पोर्टल है, SEHAT, इसी का फुल फॉर्म हमने यहाँ पे पढ़ा भी, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, SEHAT सेहत, उसका फुल फॉर्म होगा सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। ये एक तरह का ऐप है जो हेल्थ ऐप है जिसे भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसे किसने लॉन्च किया है, ये प्रश्न है हमारे सामने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला है गृह मंत्री अमित शाह, दूसरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीसरा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और चौथा है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च हुआ है, ये एक तरह का हेल्थ ऐप है, हेल्थ से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है कि अभी कोविड-19 के सिचुएशन से हम दो चार हाथ कर रहे हैं, हमारा देश जूझ रहा है, ये काफ़ी बड़ी एक भयावह संकट है हमारे देश के सामने। तो इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में एक सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शंस के हिसाब से जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम्स में, जैसे आप एसएससी, बैंकिंग या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर अदर एग्जाम्स जो वनडे एग्जाम्स की श्रेणी में आते हैं उसकी तैयारी कर रहे हो, या फिर आप पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, इस तरह के स्टेट्स ओरिएंटेड एग्जाम्स जो पूछे जाते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये सेहत जो ऐप है, ये ओपीडी पोर्टल है, उसे उन्होंने लॉन्च की है। अगर हम इसकी बात करें सेहत पोर्टल की, तो ये मिलिट्री पर्सनल और उनके परिवारों के लिए, ठीक है, ये जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े जो हमारे वॉरियर्स हैं, जो इस महामारी में कोरोना काल में एक वॉरियर के रूप में जो सामने कोरोना और आम लोगों के बीच में खड़े रहे अपनी जान की बाजी लगाकर, तो उनके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो मिलिट्री पर्सनल होंगे, जो रक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जो मिलिट्री पर्सनल हैं, सेना के जवान हैं, उनका और उनके परिवार वालों के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, सेहत ओपीडी पोर्टल। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये अक्सर पूछे जाएंगे कि ये किस क्षेत्र से है, तो ये रक्षा मंत्रालय की एक पहल है। और इस क्रम में मैं आगे आपको बता दूं फ्रेंड्स, तो डीआरडीओ ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और देश के अन्य हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं, जिससे कोरोना के जंग में काफ़ी मदद मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐप, इस ऐप को इन्हेंस किया जाएगा, जिसमें जैसे कि आप एयर आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज की बात अगर हम करें, एएफएमसी की बात करें, तो वो इस पोर्टल को और इन्हेंस करेगी। डीआरडीओ भी इसमें मदद कर रही है। तो इस तरह से हम कोरोना को निपटने में काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे और हम ये लड़ाई निश्चित रूप से जीत सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, सेहत ओपीडी पोर्टल, ये रक्षा क्षेत्र के लिए, सेना के जवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए ये एक डेडिकेटेड पोर्टल है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है इसका नाम। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड। एनी अवार्ड के बारे में आप सुने होंगे। जैसे कि हम नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, उसी तरह से अगर हम विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र की बात करें तो उसमें एनी अवार्ड भी नोबेल पुरस्कार के सरीखे ही इसे भी दिया जाता है, जो योग्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जो विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में कोई बड़ा एक काम किए रहते हैं, कोई बड़ा खोज को अंजाम दिए रहते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पे लोगों को एक सहयोग मिले और नई नई चीज़ों के आविष्कार हो, जिससे हमारी जीवन दिनचर्या या फिर अगर हम बात करें तकनीकी के क्षेत्र में तो उसमें डेवलपमेंट हो सके। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने कि एनी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है अमर्त्य सेन, दूसरा ऑप्शन है रघुराम राजन, तीसरा ऑप्शन है उर्जित पटेल और चौथा ऑप्शन है प्रोफेसर CNR राव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के सरीखे इसकी वैल्यू है, इसको माना जाता है। तो इसे किसे दिया गया है, तो मैं आपको आंसर बता दूं, इसे प्रोफेसर CNR राव को हाल ही में प्रदान किया गया है। प्रोफेसर CNR राव एक बहुत ही ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक है हमारे देश के, जो ऊर्जा के क्षेत्र में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है और उस पर ये शोध भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें इनके अभी हाल ही में जो इनको अवार्ड दिया गया है, वो अभी ये हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं ऊर्जा के स्रोत के रूप में। जैसे कि ऊर्जा के स्रोत की अगर हम बात करें तो हम अगर पेट्रोल की बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं और विभिन्न साधनों की बात करते हैं, जो काफ़ी महंगा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और उससे प्रदूषण भी ज़्यादा होता है। तो अगर हम प्रोफेसर CNR राव की खोज की बात करें और उनके एक जो कार्य क्षेत्र जो ऊर्जा के क्षेत्र में ये कर रहे हैं, उसमें अगर एक विशिष्टता की बात करें तो वो एकमात्र हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं, जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में हमें काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत रत्न से सम्मानित हैं प्रोफेसर CNR राव। ये आप अपने ज्ञानवर्धन के लिए और इनके बारे में जानने के लिए एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि प्रोफेसर CNR राव को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी शख्सियत क्या है।
और इन्हें ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अभी पूरी मानव जाति के लाभ के लिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कि ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखना है। ये भारत रत्न से भी इन्हें नवाजा गया है। ये काफ़ी विख्यात और बड़ी शख्सियत हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? तो वह कौन से भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उससे नवाजा गया है, जिसे प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है अमर्त्य सेन, दूसरा ऑप्शन है रघुराम राजन, तीसरा ऑप्शन है उर्जित पटेल और चौथा ऑप्शन है विरल आचार्य। फ्रेंड्स, मैं आपको आंसर बता दूं, इसका सही जवाब है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को हाल ही में ये स्पेन का जो सर्वोच्च पुरस्कार है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। अमर्त्य सेन को बारे में आप सभी जानते हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिल चुका है और ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। तो इन्हें स्पेन के सर्वोच्च सामाजिक विज्ञान का जो पुरस्कार होता है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये इनका जो योगदान रहा है, इन्होंने भूखमरी पर अनुसंधान किया, जिससे मानव विकास पर उनके सिद्धांत जो दिए गए, जो लोक कल्याण की नीतियों से संबंधित है, जो असमानता, बीमारी, अज्ञानता से लड़ने में योगदान देने में सहायक सिद्ध हुए हैं, उसी खोज के लिए, उसी अनुसंधान के लिए, उसी शोध के लिए इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है एस्टूरियस फाउंडेशन द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी प्रख्यात, और ये जो शख्सियत है अमर्त्य सेन, ये वर्ल्ड वाइड एक एक्लेम्ड ऑथर भी रह चुके हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, अमर्त्य सेन का, जिन्हें हाल ही में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। इस तरह के प्रश्न अवार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं, चाहे आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर किसी अन्य वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, केंद्र सरकार ने 1987 की बैच के आईएएस और जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी ओएसडी बनाया है? तो फ्रेंड्स, वो कौन से अधिकारी हैं जो 1987 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव रह चुके हैं? उन्हें वाणिज्य मंत्रालय में ओएसडी बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओएसडी से आप लोग क्या समझते हैं? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो किन्हें बनाया गया है? वाणिज्य मंत्रालय का स्पेशल ऑफिसर, ठीक है, स्पेशल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जिन्हें बनाया गया है। और आपको मैं बता दूं कि इस तरह के जो भी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो एसीसी के द्वारा किए जाते हैं। एसीसी का मतलब है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, वो अप्रूवल देती है, तब ओएसडी जैसा जो पोस्ट है उस पर किसी की नियुक्ति की जाती है। ओएसडी का अर्थ आप समझ गए होंगे, ओएसडी मतलब ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है राहुल सचदेवा, दूसरा ऑप्शन है अरुण कुमार मेहता, तीसरा ऑप्शन है बीवीआर सुब्रमण्यम और चौथा ऑप्शन है मोहन कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वो है वीवीआर सुब्रमण्यम, जो 1987 बैच का आईएएस अधिकारी हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। इन्हें हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय में ओएसडी पोस्ट के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इनके हम करियर की बात करें तो सुब्रमण्यम जो थे ये छत्तीसगढ़ से 1987 बैच के आईएएस अधिकारी, इनका चयन हुआ था 1987 में आईएएस अधिकारी के रूप में और इनका कैडर था छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है?
तो फ्रेंड्स हम यहाँ बात कर रहे हैं पंजाब का मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की, जो पंजाब राज्य में है, उसका नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स, मिल्खा सिंह, दूसरा ऑप्शन है बलबीर सिंह सीनियर, तीसरा ऑप्शन है ध्यानचंद सिंह, चौथा ऑप्शन है अशोक कुमार। तो ये इसे रीनेम किया गया है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम को। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसमें जो सही जवाब है वो है बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर जो हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे, इनका काफ़ी नाम है। और ये बलबीर सिंह के बारे में आपको मैं बता दूं तो इनका निधन 2020 में हो गया था, और इनके पुण्यतिथि पर, पहले पुण्यतिथि पर मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। और मैं आपको बता दूं चलते चलते कि 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है मेंस हॉकी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये बड़े एक बहुत ही नामचीन प्लेयर रह चुके हैं हॉकी के, और इन्होंने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने मेंस हॉकी में। और एक और रोचक तथ्य है इनके साथ, इनके कैरियर से रिलेटेड, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने मेंस हॉकी फाइनल में, किसी भी मेंस हॉकी फाइनल में, हम वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक इंडिविजुअल गोल अगर किसी के द्वारा किया गया है तो वो उसमें प्रथम नाम आता है बलबीर सिंह सीनियर का। इन्होंने जब 1952 में नीदरलैंड्स के खिलाफ जब मैच हो रहा था इंडिया का, तो उसमें इन्होंने 5 गोल दागे थे अपने इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तिगत रूप से। और ये आज भी एक रिकॉर्ड है जिसे तोड़ा नहीं गया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे हमारे देश के, और इनके ही नाम पे, बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे ही पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का पुनर्नामकरण किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका नाम आपको याद रखना है, और ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, और ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट से भी इसका सरोकार है। तो वह कौन सा आईआईटी संस्थान है जिसने स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है, किस चीज़ के लिए? एक ऑटोमेटिक, ये जो जलवायु नियंत्रण के लिए इमारतों पे जिसे आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, तीसरा ऑप्शन है आईआईटी रुड़की, और चौथा ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें जो सही आंसर है वो है आईआईटी गुवाहाटी द्वारा इस तरह का स्मार्ट विंडो मटेरियल डेवलप किया गया है, जो इमारतों और घरों पे लगाया जा सकेगा, और ये स्वचालित होगी, ऑटोमेटिक होगी, जो क्लाइमेट कंट्रोल करेगी, जलवायु नियंत्रण का काम करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जैसे कि हाल के वर्षों में हम देखते हैं कि इमारतों में बेहतर रोशनी और ऊष्मा प्रबंधन के लिए एक आर्किटेक्चर डिजाइनों पर ध्यान दिया गया है इस स्वचालित उपकरण के द्वारा, और इस प्रकार की स्मार्ट विंडो प्रणाली इस दिशा में पहला कदम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे जलवायु परिवर्तन और जलवायु नियंत्रण की बात हम करते हैं, तो आजकल जैसे कि घरों में आप देखते हो कि तरह तरह के सीमेंट का यूज किया जाता है, ऐसे ऐसे पेंट जो होते हैं जो मतलब गर्मियों में ऊष्मा को रोकते हैं, सर्दियों में भी एक उनके अंदर एक मटेरियल ऐसा यूज किया जाता है, एक परत ऐसी होती है जो गर्मी और सर्दी में एक समान एक ताप बना के रखते हैं। तो ये भी उस कड़ी में एक अपने तरह का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, जो जलवायु नियंत्रण के लिए इस तरह का जो स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया गया है वो घरों और इमारतों पे लगाया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये डेवलप किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। ये साइंस टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इकोलॉजी इन्वायरमेंट्स के अंतर्गत भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं कोयला पर आधारित,
उनमें बायोमास को बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो ये किस मंत्रालय का फैसला है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, पहला है विद्युत मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, तीसरा रक्षा मंत्रालय और चौथा स्वास्थ्य मंत्रालय। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आंसर होगा इस प्रश्न का, सही आंसर होगा विद्युत मंत्रालय। ठीक है फ्रेंड्स, विद्युत मंत्रालय की ये पहल है कि कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, बायोमास जो होता है, अगर हम बात करें कि कोयला आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हैं, तो उसमें होता ये है कि इससे जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसके बाद वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। कोयला पे आधारित जो विद्युत संयंत्र होते हैं उसमें, उसके द्वारा, तो इसमें हम बायोमास का यूज करेंगे कोयला के जगह पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बायोमास के अंतर्गत वैसे आते हैं जो बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको देखने को आता होगा, जब भी हम फसल की जब पराली जलाने की बात करते हैं, इस तरह का घटना अगर हम देखें तो पंजाब हरियाणा में ज़्यादा देखने को मिलता है। और अक्सर पंजाब हरियाणा और दिल्ली स्टेट में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वायु प्रदूषण जो पीपीटी लेवल होता है वायु के गुणवत्ता का, वो काफ़ी सारा इतना ज़्यादा प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो उस पराली को हम खुले में ना जला के उसको कोयला आधारित जो संयंत्र है, ताप विद्युत संयंत्र है, उसमें हम उसका उपयोग बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, तो वायु प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी और ताप विद्युत संयंत्रों में उसके लिए एक उसको बढ़ावा देने के लिए और बिजली उत्पादन के लिए इनका हम उपयोग भी बढ़ा पाएंगे, बायोमास को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर हमारे बढ़ते हुए लक्ष्यों को मदद करेगा। जो हम स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं, तो इस कड़ी में ये काफ़ी सहयोगी सिद्ध होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि ये विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग को बढ़ाने की जो मिशन है, एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का जो फैसला लिया गया है, वो विद्युत मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपको वनडे एग्जाम्स में भी, या पीसीएस एग्जाम्स की अगर हम बात करें, या फिर आईएएस के एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 9वां प्रश्न, जापान और यूएनडीपी पूर्वोत्तर के लिए कितने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र उपलब्ध कराएगा? जापान और यूएनडीपी पूर्वोत्तर, इन दोनों के सहयोग से मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र जो उपलब्ध कराने की बात की जा रही है पूर्वोत्तर के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए। तो ऑप्शन हम देखते हैं फ्रेंड, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 10, तीसरा 8 और चौथा 9। तो जापान और यूएनडीपी की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो यूएनडीपी जो इंडिया है वो और जापान दोनों की एक संयुक्त पहल है, जिसके तहत पूर्वोत्तर भारत के लिए मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की उपलब्ध कराए जाने की बात की जा रही है। तो उस तरह के 8 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की बात की जा रही है। इसका सही आंसर 8 होगा। 8 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र उपलब्ध कराएगी। कौन कराएगी? तो जापान और यूएनडीपी। ये आपको याद रखना है कि जापान और यूएनडीपी के सहयोग से 8 मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र पूर्वोत्तर भारत के लिए उपलब्ध कराए जाने की योजना है। और इस उत्पादन संयंत्र से अस्पतालों के 1300 से अधिक बिस्तरों को ऑक्सीजन मुहैया कराया जा सकेगा। और ये एक उल्लेखनीय बात है कि जापान सरकार और यूएनडीपी भारत स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और जीवन पर वायरस के प्रभावों को दूर करने के लिए ये गत वर्ष से ही ये प्रयासरत हैं, जो कोविड-19 महामारी के लिए भारत सरकार की प्रतिक्रिया का संयुक्त रूप से समर्थन कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा देश अभी, हम हमारे देश के पूरे विश्व की बात करें तो सभी कोविड-19 महामारी के चपेट में है। और सेकेंड वेव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भारत काफ़ी मुख्य रूप से एक प्रभावित देशों की सूची में आता है। और हम इससे लगातार एक लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें हमारी स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो रही है और हम जल्द ही इस महामारी से हम लोग निजात पा लेंगे, जैसा कि हम आशा करते हैं।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न में आपको याद रखना है कि जापान और यूएनडीपी, भारत जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो ये यूएनडीपी भारत जो भारत के लिए काम करती है, वो जापान के सहयोग से पूर्वोत्तर भारत के लिए मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र उपलब्ध कराएगी, जिसकी संख्या 8 है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे करंट अफेयर के सेक्शन में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, मई 2021 में किस राज्य में राज्य के समस्त आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसमें सभी स्टेट्स और नेशन वाइड ये बहुत बड़ी विकराल समस्या हमारे सामने है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश की जनसंख्या भी दूसरे क्रम में विश्व में सबसे अधिक है। तो इस इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर आप एक लॉकडाउन की स्थिति में रखते हैं, तो उसके जीविका के लिए, उसके जीविकोपार्जन के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ही मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ता है, जो कोरोना महामारी के काल में हम सभी झेल रहे हैं। तो इस क्रम में जो भी स्टेट्स हैं जिनसे जो बन पा रहा है, वो अपने अपने लोगों के लिए, अपने अपने जो उनके स्टेट्स के जो भी परेशानियां हैं इस महामारी की वजह से, जो जिस स्तर तक ग्रसित है, उसमें अपने अपने हिसाब से सहायता राशि और तरह तरह की सुविधाएं की घोषणा कर रहे हैं, तरह तरह की योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है, उन्हें आर्थिक पैकेज भी मुहैया कराया जा रहा है। तो अभी जो प्रश्न के अनुसार अगर हम पढ़ें, तो निःशुल्क कोविड उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की बात की जा रही है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के द्वारा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की गई है, वो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश राज्य जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने इस योजना की हाल ही में घोषणा की है कि कोविड उपचार से संबंधित जो भी इस तरह के जो कोविड से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। और इस योजना का जो उद्देश्य है, वो इस प्रदेश के समस्त आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ये सुविधा प्रदान की जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्डधारी परिवारों का निःशुल्क कोविड उपचार करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आयुष्मान कार्डधारी से तात्पर्य ये है कि मेडिकल सुविधा के लिए राज्य सरकार ने वहाँ एक आयुष्मान कार्ड का जो शुरुआत किया था, लॉन्च किया था, उसके जो धारक होंगे, खासकर जो बीपीएल श्रेणी के परिवार हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, तो उनको इस तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो फ्रेंड्स इस योजना के तहत आपको बता दें, इसमें विशेष जांच, जो इस बीमारी से संबंधित विशेष और महंगे जांच होते हैं, जो सीटी स्कैन, एमआरआई आदि जो आप जानते हैं, वो अधिकतम सीमा जो पूर्व में 5,000 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष थी, तो इसे संशोधित करके कोविड-19 के उपचार हेतु इन कार्ड धारकों के लिए 5,000 रुपये प्रति कार्ड धारक कर दिया गया है। इस बीमारी से लड़ने के लिए, इनके उपचार के लिए इसमें जो महंगे महंगे टेस्ट कराए जाते हैं, विशेष जांच कराई जाती है इस बीमारी से लड़ने के लिए, तो इसमें जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई आदि की अधिकतम सीमा जो पूर्व में 5,000 रुपये प्रति परिवार थी, उसे संशोधित किया गया है इस साल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आशा करता हूं कि आप सभी आज के जो प्रश्न हमने डिस्कस किया है उससे काफ़ी लाभान्वित होंगे, और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच में प्रसारित कीजिए, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ सकें और लाभ उठा सकें, जिससे वो आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन मिस न करें। तो फ्रेंड्स, कल हम फिर हाजिर होंगे फिर से टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ, डेली के डोज के नाम से। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं मैं। आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।